सुधांशु त्रिवेदी के बयान पर इस वक्त सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस को आपने सुन लिया, आरजेडी को सुन लिया, बाकी दलों को सुन लिया। आरजेडी और बीजेपी में वार पलटवार का दौर जारी है। अब कांग्रेस के नेता भी बीजेपी को घेरने का काम करने लगे। पवन खेड़ा ने कहा कि संसद में पास किए गए कानून संसद के जरिए ही रद्द भी किए जाते हैं। उधर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वरिष्ठ नेता हैं अशोक गहलोत, उन्होंने कहा कि मतदाता सूची पर जो मुद्दा उठाया गया है वो सिर्फ और सिर्फ दिग्भ्रमित करने के लिए, भ्रमित करने के लिए किया गया है। सुनिए। पहली बार बिहार में जो शुरू हुआ ना, ये पता नहीं इनकी मंशा क्या है। हम जो बार बार कहते हैं कि डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहते हैं, ये भी हम समझते हैं कि ये कंफ्यूजन पैदा कर रहा है और स्पष्ट है, कुछ नहीं बता रहे इलेक्शन कमीशन। आज हम लोग बात करेंगे आपस के अंदर, शाम को 4 बजे फिर मिल रहे हैं आप लोगों से, डिटेल में बात उस में करें। पर ये एक नया जो है ये पहल कर रहे हैं, बिना विपक्ष को विश्वास में लिए कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी होती है पक्ष विपक्ष सबको वो बातचीत करे, इन्वॉल्व करे, उसके बाद फैसला करे। इस प्रकार का फैसला एक तरफा करना उचित नहीं है। मुझे जनता में विश्वास समाप्त हो रहा है। हमें लोग मिलते हैं दिल्ली में भी, जो बिहार के लोग आपके काम करते हैं, वो कहते हैं कि हम अपने माँ बाप का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट कैसे लाएंगे। इस प्रकार की स्थिति बनती जा रही कंफ्यूजन की। इलेक्शन कमीशन को चाहिए इमीडिएटली इस कंफ्यूजन को दूर करे। में पास किए गए कानून पार्लियामेंट के जरिए रद्द भी किए जाते हैं। अगर सुधांशु जी को ये नहीं पता है तो पार्लियामेंट में पिछले 2-3 साल से कर क्या रहे हैं हमें नहीं मालूम, और वो उनकी कहानी नहीं है। ये कहानी प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक सबकी है जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। उन्हें पता ही नहीं है कि लोकतंत्र की फंक्शनिंग क्या होती है। अरे जो पार्टी सत्ता में आते ही पहला नारा देती है कांग्रेस मुक्त भारत, अब सोचिए ना पिछले 11 साल में क्या क्या कर दिया उन्होंने। विपक्ष मुक्त भारत, मीडिया मुक्त भारत, जुडिशरी मुक्त भारत। तो ये इस तरह से थोड़ा ही भारत चलेगा। बहरहाल अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे प्रकरण में देखिए व्यक्तिगत टिप्पणियां हो रही हैं, वो चाहे तेजस्वी यादव की तरफ से हो या फिर उसके साथ साथ उसका जवाब बीजेपी की तरफ से हो। अब आपने पवन खेड़ा को सुना, उनका कहना है कि सुधांशु त्रिवेदी या फिर बीजेपी के बड़े नेता और देश के प्रधानमंत्री, जो कि पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो क्या कर रहे हैं ये भी उनको नहीं पता है। तो ये बड़ा हास्यास्पद है। एक व्यक्ति चुना गया, 5 साल उसने पूरा किया, फिर से चुनाव हुआ, फिर से चुना गया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है कि वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। उनके लिए उनकी विचारधारा सीधी है। वो कहते हैं कि नहीं, सरकार कुछ नहीं कर रही, देश में कुछ नहीं हो रहा, बीजेपी कुछ नहीं कर रही। अब यहां पर सवाल इस बात का है कि पूरे प्रकरण को अगर हम देखें और आपकी लड़ाई बीजेपी से है, वो राजनीतिक लड़ाई है, उसमें किसी को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। वो आप लड़िए, आपका अधिकार है, मुद्दे उठाइए, लेकिन इसमें आपको लगता नहीं है कि असल में जिन मुद्दों का जिक्र हम बार बार करते हैं कि इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, इन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, वो मुद्दे या तो बीजेपी की वजह से या आप लोगों की वजह से ट्रैक से हट जाते हैं। अतुल, पहले तो मैं आपको बता देता हूं जो उस समय मैं बोलना चाहता था। एक हिंदू होकर अपने आप को हिंदुओं का पेटेंट धारी क्लेम करने वाले लोगों से कोई भी हिंदू ये पूछ सकता है कि जब सारे हिंदू अपना खर्चे का, कमाई का ब्यौरा देते हैं, टैक्स का ब्यौरा देते हैं, तो आप क्यों नहीं देते? ये आपके उस सवाल का जवाब है। दूसरी बात जो आपने अभी भाषा की कही और प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री ना मानने की कही, तो मुझे ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी ने जरूरी मुद्दों पर क्या किया? ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के संदर्भ में क्या किया? विदेशों में जाके जबरदस्ती का न्योता लेके फोटो खिंचवाने से आपको मिला क्या? कुछ नहीं मिला। उल्टे आप चारों तरफ से घिर गए। उसी तरीके से इस मुद्दे में नमाजवाद जैसा शब्द बोलने की जरूरत क्या है? आप तो सब छोड़िए, सिर्फ ये बताइए क्या जरूरत है? समाजवाद का मतलब तो बीजेपी वाले नहीं जानते। नमाजवाद मतलब? तो नमाजवाद का जिक्र ना हो, आप ये कह रहे हैं, और किसी के नहीं, बाप का ये देश नहीं है, ये बोलने की क्या जरूरत? सुनते रहेंगे। बहरहाल असित नाथ तिवारी हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, बिहार से ताल्लुक रखते हैं। असित नाथ जी, बहुत स्वागत है आपका। और सवाल ये भी है, यश भी कांग्रेस पार्टी से ही है, उनका ये कहना है कि नमाजवाद का जिक्र करके बीजेपी ट्रैक से भटका रही है। मुद्दा कुछ और है देश में, मुद्दा कुछ और है बिहार में। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जिस बात का जिक्र किया है तेजस्वी यादव ने कि हम वक्फ कानून को नहीं मानेंगे, किसी के बाप का देश नहीं है,
ये अचानक से इसकी एंट्री फिर से कैसे हो गई? संसद से कानून बना है, उस पर आपत्ति है तो आप संविधान के अंतर्गत उस पर चर्चा करा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, या फिर अगर कोर्ट के जरिए भी कुछ निकल कर आया है उसको भी ना मानेंगे तो फिर तो वाकई ये अपने आप में बड़ी बात हो जाएगी कि ट्रिपल तलाक को भी हम नहीं मानेंगे, वक्फ कानून को भी हम नहीं मानेंगे, तो फिर किसके बाप का देश है? देखिए, भारत का संविधान भारत की संसद को सर्वोच्च सत्ता नहीं मानता। भारत के संविधान के मुताबिक भारत में संविधान ही सर्वोच्च है और संविधान ने आम आदमी को, आम नागरिक को ये अधिकार दिया है कि अगर संसद मनमानी करे, आपको ये लगे कि संसद में बना कोई कानून नागरिक अधिकारों का हनन करता है, संसद में बना कोई कानून एक व्यापक तौर पर किसी समाज या समुदाय के हित में नहीं है, तो संविधान ने आपको पूरा अधिकार दिया है उसका विरोध करने का। वक्फ कानून का जो लोग भी विरोध कर रहे हैं, उनमें से कुछ लोगों से मैं भी मिला हूँ, आप भी मिले हो, ठीक है, उनकी रैलियों में मैं नहीं रहा, प्रदर्शन में मैं नहीं रहा, लेकिन बातचीत तो होती है, उनका नजरिया समझ में आता है। जो लोग विरोध कर रहे हैं, ये उनका संवैधानिक अधिकार है कि वो संसद के बनाए कानून का विरोध करें। उनके विरोध का क्या असर होगा, नहीं होगा, सरकार उस विरोध को महत्व देगी नहीं देगी, सरकार का मसला है। विरोध करने वाले न्यायिक लड़ाई लड़ेंगे, अदालतों में जाएंगे, अदालतों से क्या फैसला आएगा ये बहुत बात का मसला है। लेकिन नागरिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए संसद के बनाए किसी भी कानून का विरोध किया जा सकता है, वो कर रहे हैं, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं असित भाई। आपने बहुत संयमित शब्दों में, बहुत तार्किक तरीके से अपनी बात रखी और आपने बताया कि हाँ, विरोध करने का अधिकार है और इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, सरकारों को भी नहीं होता है आपत्ति, और अगर होता है तो वो गलत है। लेकिन आप ही के पार्टी के प्रवक्ता हैं यश, उनका कहना है कि नहीं, मुद्दा कुछ और है, भटकाने की बात है। मनीष पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी की तरफ से, वो स्वागत है मनीष जी आपका। मनीष जी, नमाजवाद की एंट्री हो गई है, समाजवाद वर्सेज नमाजवाद। कांग्रेस का ये कहना है, आरजेडी का ये कहना है कि मुद्दों से भटकाने के लिए आप लोग फिर से हिंदू बनाम मुसलमान कर रहे हो, मुद्दा ये है नहीं, और वक्फ कानून तो कतई नहीं मानेंगे। अपनी आवाज अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, देखिए, मैं आशीष भाई को सुन रहा था। दरअसल ये इनका जो गठबंधन है बिहार की उस पार्टी से है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो को अपने पैरों तले रखते हैं। तो अब कितना संविधान में किसको भरोसा है यह तो एक अलग विषय है, उस पर किसी और दिन हम लोग चर्चा कर लेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि संविधान ने यहाँ सभी धर्मों को अपने इजाजत के हिसाब से इजाजत दी है रहने की, तो सिर्फ एक धर्म के लिए इतना अधिक प्रेम और बाकी सबों के लिए इतना उत्पीड़न वाला भाव, जब ऐसा दिखेगा व्यवहार में, जब ऐसा दिखेगा दूर और लक्षण में, तो सवाल तो उठेंगे कि समाजवादी कौन है और नमाजवादी कौन है। और इसके कोई एक उदाहरण नहीं है भाई। जब बिहार का मुख्य प्रतिपक्ष का जो नेता है वह कहेगा कि संसद द्वारा पारित कानून को हम कूड़ेदान में फेंक देंगे, जबकि ऐसा कोई अधिकार ही नहीं है। आशीष भाई को तो यह बताना चाहिए कि राज्य को यह अधिकार है क्या कि संसद द्वारा पारित कानून को वह एक राज्य अपने राज्य में लागू नहीं होने दे या उसको कूड़ेदान में फेंक दे, ऐसी भाषा का प्रयोग करे। क्या यह संसदीय है, संवैधानिक है? और अगर नहीं है तो इतना प्रेम जो उमड़ रहा है वह किसके लिए उमड़ रहा है भाई? नमाजवादियों के लिए सिर्फ इतना प्रेम अगर उमड़ रहा है, और अगर किसी ने कहा कि हम समाजवादी हैं और वो नमाजवादी है, अगर डिफरेंसेस दिखता है तो उसको अगर कोई परिभाषित कर रहा है तो उसमें बुराई क्या है? और यह गलत भी तो नहीं है ना। यह देखिए, वक्फ की बात आती है, जो जिस वक्त का आंदोलन करने का अधिकार सबको है, लेकिन जो आंदोलन दिल्ली में होना था, जंतर मंतर पर होना था, वह पटना के गांधी मैदान में हो रहा है। और क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि यहाँ चुनाव है। तो क्या वक्फ चुनाव का मुद्दा बनना है? तो आप बोलिए कि हाँ चुनाव है, हम अपने मतदाताओं को जगाने के लिए हम वक्फ का मुद्दा लेकर आए, खुलेआम बोलिए, क्या दिक्कत क्या है इसमें? इसमें परेशानी क्या है?
एक एक कथावाचक की चोटी काटी जाती है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और उसको रंग दे दिया जाता है क्या चीज का, जातीय। लेकिन उसी जाति के बाबा रामदेव जो लड़कियों का भेष बदल के कांग्रेस के शासन में उनको दिल्ली में भागना पड़ा था, तब तो अखिलेश यादव जो है उनके मुंह से तब तो कोई जुबान नहीं खुली थी, जब रामदेव बाबा जो कि पूरे प्रतिष्ठित हैं, इतने बड़े उनकी देश के अंदर प्रतिष्ठा है, करोड़ों में उनके फॉलोवर्स हैं। तो देखिए ये जो नैरेटिव्स गढ़ते हैं वह नैरेटिव्स उसी बात को परिभाषित किया है, करता है जो सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा है, और इसमें राय नहीं है। इस बात से असित नाथ जी जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद में यश आपके पास भी आऊंगा। असित नाथ जी, जो बात मनीष पांडे कह रहे हैं उन्होंने बड़ा तार्किक बात कही है कि जिस कानून का जिक्र हो रहा है बनाया केंद्र ने है, प्रदर्शन यहां करिए, वो पटना कैसे पहुंच गया? वो पटना भी इसी देश में है, मनीष जी को पता अगर नहीं हो तो मैं बता दूं कि पटना भी उसी देश में है जिस देश की संसद ने कानून बनाया है, और गांधी मैदान में जुटे लोग भी उसी देश के नागरिक थे। वो लंदन से नहीं आए थे, मनीष जी को अगर जानकारी ना हो तो मैं ये भी बता दूं। उस देश के नागरिक ने संसद में बने उस कानून का विरोध किया जिसका अधिकार उसे संविधान देता है, जिस संविधान की दुहाई दे रहे हैं ना। जैसे 45 वर्षों तक आरएसएस ने संविधान मानने से इनकार किया, जिस आरएसएस के दफ्तर में 45 वर्षों तक तिरंगा नहीं फहराया गया, ये लोग आज संविधान की दुहाई दे रहे हैं। ये उसी गांधी मैदान या उसी तरह के लोगों के विरोध की देन है कि आज ये संविधान भी रट रहे हैं। आज ये तिरंगे के तले आए भी, जिसे ये कभी संघ के दफ्तरों में नहीं फहराते थे, राष्ट्रीय ध्वज कभी नहीं मानते थे, और संघ के जो सर संघचालक रहे उन्होंने तो कहा कि ये संविधान हमारा नहीं है, ये संविधान भारत का है ही नहीं, ये तो विदेशी संविधान की नकल है, हमें अपना अलग संविधान बनाना पड़ेगा। तो अब रही बात समाजवाद और नमाजवाद, 1975 मनीष भाई आपको पूरा मौका मिला है, फिर पूरा मौका मिलेगा, एक बार सुन लीजिए। 1975 में इन लोगों के कुलगुरु, राजनैतिक कुलगुरु अटल बिहारी वाजपेयी जी अब इस दुनिया में नहीं है, मैं नमन करता हूं उनको। अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी ने भारतीय जनसंघ का विलय तब की समाजवादी विचारधारा की सबसे बड़ी पार्टी जनता पार्टी में कर लिया था। तब उनको नमाजवादी नहीं लगा था, जनता पार्टी में जब तक विलय कर लिया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बनी 1980 में, विलय हो गया भारतीय जनसंघ का। तो क्या अटल जी नमाजवादी थे? कह दें, हम मान लेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लाल कृष्ण आडवाणी जी नमाजवादी हैं, ये कह दें, हम नहीं कहेंगे, यही कह दें। हम इस तरह के घटिया आरोप न लगाते, न इस तरह की घटिया राजनीति। नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है। मैं व्यक्तिगत तौर पर आपकी फिर से तारीफ करूंगा आसिफ जी कि आप किसी भी पार्टी में रहें, आप किसी भी पार्टी के नेता या प्रवक्ता हैं, अगर भाषा की मर्यादा और संयमता है तो आपको बेहतरीन बनाती है, आपका कद बड़ा करती है, ना कि टीवी पर बैठकर, मीडिया में बैठकर अपने व्यक्तिगत छवि को थोड़ा आक्रामक दिखाने के लिए कुछ भी बोल दे। क्योंकि अभी किसी ने कहा कि सुधांशु त्रिवेदी कुछ भी बकते हैं। मैं मानता हूं कि सुधांशु त्रिवेदी, खुद कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने ऑन स्क्रीन बैठकर बोला है कि वो व्यक्ति कम से कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तार्किक बातें, बाकी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप दोनों पार्टियों में होता रहता है, वो अलग विषय है। मनीष पांडे जवाब देंगे। असित जी कह रहे हैं कि आप ही कह दीजिए जो कहना है, नमाजवादी कौन था या नहीं है? नहीं, देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात आज आपके डिबेट की क्या है? डिबेट की यह है कि जिस जनसंघ और जनता पार्टी का यह उदाहरण दे रहे हैं, वह विलय की स्थिति क्यों आई थी? ये तो कांग्रेस के खिलाफ आप नमाजवादी हो गए, जिक्र कर देते ना, कांग्रेस के खिलाफ वही आप नमाजवादी हो गए। नहीं, नमाजवादी का विषय नहीं है। आप अटल जी पेटेंट नमाजवादी करा हो रहे गए हैं कांग्रेस के क्या? खिलाफ। आप जनता पार्टी को भी पेटेंट करा रहे हैं क्या? मैं तो उस घटना का, जिस घटना का आप जिक्र कर रहे थे, मैं तो समाजवादी उसका विचारधारा उदाहरण को आप सुन लीजिए, मेरी नमाजवादी बात कह सुन रहे लीजिए। हैं। बहुत समय मिलेगा आपको बोलने वही तो का, अटल बहुत जी ने समय मिलेगा सरेंडर आपको किया। बोलने का। सुन लेते हैं आसिफ आसिफ जी, आसिफ जी थोड़ा सुन सा लेते हैं। मेरा सुन लीजिए ना, अब मेरा भी सुन लीजिए भाई। आप जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं ना, वह उसी संविधान को जब तार तार किया गया था ना इंदिरा गांधी का इमरजेंसी के समय में, उसके बाद उसी संविधान की रक्षा के लिए यह जो है ना, जिस अटल जी को आप अभी श्रद्धांजलि दे रहे थे अपनी, वो गए थे और जनता पार्टी के साथ वो सरकार कोलैबोरेशन हुआ था जनसंघ का। भूल गए वो चीज? जरा उसकी भी तो याद दिला देते आप अभी कि जनसंघ ने क्यों समझौता किया अपने विचारों से तब उस समय में, क्योंकि सामने। और आज क्या हो रहा है? उसी नमाजवादियों के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी, जिसने उसको सत्ता से सत्ताच्युत किया था, आज क्या क्या हो रहा है। और तेजस्वी यादव कहते हैं कि कूड़ेदान में उस संविधान को डाल देंगे।
उनके पिता लालू प्रसाद जी बाबा साहब अम्बेडकर के चित्र को अपने पैरों तले रखते हैं। और आप कह रहे हैं अगर हमसे आपको ऐतराज है तो कोई बात नहीं है, फिर तो उन सारी घटनाओं को भूल जाइए। किस प्रकार से 90 में कांग्रेस पार्टी को लालू प्रसाद ने सत्ता से अलग किया था, लेकिन आप खुद चले गए लालू प्रसाद जी के पास पिछलग्गू बनने के लिए। तो देखिए ये सारी इतिहास की बातें हैं, लेकिन आज की तारीख में जिस समाजवाद की बात होती थी, जिस समाजवाद को चाहे लोहिया हो चाहे कर्पूरी ठाकुर हो, जिन्होंने प्रतिस्थापित किया और पहचान दिलाई, आज वह नमाजवाद के चंगुल में फंसकर जिस प्रकार से चुलबुले खा रहा है और संविधान को धत्ता बताते हुए वोट की राजनीति में तब्दील हो गया है, उसी पर कहा कि समाजवादी वर्सेस नमाजवादी। आज प्रायोरिटी में क्या है? वोट बैंक। आज हर बातों पर बोला क्या जाता है, भाई सीएए में किसको नुकसान था, किसको फायदा था, लेकिन प्रोपगंडा किसके लिए किया? मुसलमानों से उसका कोई संबंध नहीं था, लेकिन पूरा आंदोलन करते रहे आप सारे लोग। किसके लिए भाई? तो मुसलमानों के लिए। बाद में जब मुसलमानों को समझ में आई कि अरे उसका तो कोई विषय ही नहीं है, तो फिर मामला खत्म हो गया, तुरंत शांत हो गया। अब फिर से वक्फ का मामला आ रहा है, सभी लोगों को पता है। अच्छा हुआ आज इस देश के गरीब मुसलमानों को कम से कम यह तो एहसास हुआ कि वक्फ नाम की भी कोई चीज है जो उसकी भलाई के लिए बना था। आज मुसलमानों के बीच खुद चर्चा हो रही है इस विषय की, वक्फ क्या था भाई, और कौन लोग उसके जो मैनेजर होते थे कैसे अमीर बनते चले गए। आशित भाई विषय यह नहीं है, विषय यह है ठीक है, जिस देश में और जिस देश के कानून ने हाँ, बोलिए। कानून ने सभी धर्मों को समान इजाजत दी, वहां पर आपने सिर्फ एक धर्म को चुना और वो भी अपना वोट बैंक बनाने की खातिर। इसीलिए कहा गया है कि समाजवादियों से नमाजवादी बन गए, और नमाजवादियों में क्या फर्क है और समाजवादियों में क्या फर्क है, ये अब चर्चा होगी, आगे भी चलेगी। लेकिन जब चर्चा बढ़ेगी तो तार तार होगा दामन, और यह स्पष्ट हो बताइए भाई, जवाब दीजिए। जाएगा आसिफनाथ जी कह रहे हैं कि चर्चा बढ़ेगी, नमाजवाद का जिक्र होगा, समाजवाद का जिक्र होगा, कूड़ेदान का जिक्र होगा, तो फिर तार तार भी होगा। अब सुन लीजिए, ये लोग कितना सफेद झूठ बोलते हैं, ये देख लीजिए। पटना के पीएमसीएच में रेप पीड़िता बच्ची आई 9 साल की, उसकी गर्दन रेप दी गई थी, सीना फाड़ दिया गया था, 5 घंटे तक एम्बुलेंस में तड़पती रही, बेड नहीं मिला। वो नमाजवादी नहीं थी मनीष जी, वो एक हिंदू परिवार की बच्ची थी, और उसके लिए भी हम ही लड़े, आप नहीं लड़े। आपका स्वास्थ्य मंत्री फोन बंद करके भाग गया, हम लड़े उसके लिए भी। सुन लीजिए, इस देश के एक एक नागरिक के अधिकार की लड़ाई हम लड़े। अंग्रेजों से लड़ने की बारी आई, हम लड़े। पेंशन नहीं खाई अंग्रेजों की फेंके टुकड़ों पर नहीं पले कि उन्होंने टुकड़ा फेंका, शाही टुकड़ा, और टुकड़ा चबा चबा के पल रहे थे, हम वो भी नहीं थे, उनसे भी लड़े। आपके कुशासन से भी लड़ रहे हैं, एक एक नागरिक के अधिकारों के लिए भी लड़ रहे हैं। और जिन लोगों ने 45 साल तक भारत को संविधान मानने से इनकार दिया, भारत के संविधान को, उनको संविधान का आदर करना भी हमने सिखा दिया, आज मजबूरी में आदर कर रहे हैं। जिन लोगों ने तिरंगा को राष्ट्र ध्वज नहीं माना, आज वो भी अपने दफ्तरों में तिरंगा फहरा रहे हैं। ये हमारी ही लड़ाई का नतीजा है, और आगे भी इस देश को अपना गौरव मानिएगा, ये हमारी ही लड़ाई का नतीजा होगा। सुन लीजिए, अमेरिका चीखता रहा, हमने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में करके बांग्लादेश बना लिया, सरेंडर नहीं किया, अपने सेना के शौर्य को कायम रखा। ये भारतीय सेना जो पीएके को मिलाने की स्थिति में थी, उसके कदम आपने पीछे खिंचवाए। उस भारतीय सेना के शौर्य की लड़ाई भी हम ही लड़ेंगे, जो आप लोगों ने धप्पा लगा दिया ना उसके शौर्य पर, वो दामन। ठीक बात है असित जी, बाकी बातें आपकी ठीक है। दो बिंदुओं पर मैं अपनी तरफ से टिप्पणी करना चाहूंगा, उसके बाद जवाब मनीष पांडे से लूंगा। मेरा जवाब सवाल यह है कि आपने कहा कि इन्होंने सरेंडर कर दिया। अरे भाई, जब पाकिस्तान की सेना ने सरेंडर किया था आपके दौर में, कांग्रेस के दौर में, मानिक शाह के नेतृत्व में, जब हमारी सेना उनके सामने थी खड़ी और उनको सरेंडर करा दिया था, पीओके तभी ले लेते, बीजेपी को सरेंडर करने न सरेंडर करने का मौका ही नहीं मिलता। दूसरी बात, आपने कहा कि आप बिहार में, पटना में तो गैंगरेप या रेप वाली पीड़िता के लिए आप लड़े, बंगाल में भी लड़ लेते, वहां पर भी जो है लड़ाई अगर दिखती तो लगता कि हाँ, रेप पर, इस घटना पर, ऐसी घटनाओं पर कांग्रेस पार्टी का पूरे देश में एक स्टैंड है, सिर्फ पटना तक सीमित नहीं है। बहरहाल मनीष पांडे जवाब दीजिए।
नहीं, आप लड़ रहे थे। बहुत गंदी घटना घटी पीएमसीएच में। मैं यहाँ आज पैनल पे भी स्वीकार करता हूँ, लेकिन आप 6 घंटे तक उस दलित पीड़िता के मरने का इंतजार करते रहे। अगर आपके घर की बच्ची होती तो क्या 6 घंटे तक पीएमसीएच की कुव्यवस्था में, मैं खुद कुव्यवस्था कह रहा हूं, उसमें आप उसको तड़पने के लिए छोड़ देते? लेकिन उस दलित बच्ची को मर जाए ताकि आपकी राजनीतिक रोटी उस पर सेकी जा सके। आपके प्रदेश अध्यक्ष खुद दलित होकर पटना में बड़े बड़े निजी अस्पताल थे। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, ये झूठ बोल रहे हैं और बड़ा सुन झूठ लीजिए, बोल बीच रहे में हैं। नहीं, बीच सुनिए, में नहीं, सुनिए, आसिफ सुनिए। भाई मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। आसिफ भाई मेरी बात पूरी नहीं हुई। मैंने आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं किया। ये गलत तरीका है। झूठे मोदी के नहीं, ये गलत तरीका है। सुनिए सुनिए सुनिए, पटना मेरी बात एम्स पूरी होने दीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन ने फिर आपको क्लियर समय कर मिलेगा दिया था। ना। सुन लीजिए ना, पटना एम्स एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लियर कर दिया था कि पूरे बिहार में जो सांस वाली नली कटी है उसको जोड़ने का इक्विपमेंट सिर्फ और सिर्फ पीएमसीएच के पास है। हालांकि वो भी खराब निकला, वो भी काम लायक नहीं था। पूरे बिहार में इक्विपमेंट सिर्फ वही था और इसलिए एम्स से उसके परिजन पीएमसीएच लेके आए थे, जहां आपकी निकामी ये तो बड़ी बात हो गई। ये तो बड़ी बात हो गई भाई। ये और बड़ी बात हो गई। बीजेपी की इस वक्त सरकार है गठबंधन में, वो अलग बात है, लेकिन जो इंडिया गठबंधन के अभी सहयोगी हैं तेजस्वी यादव, वो किस पद पर बैठे हुए थे उनकी सरकार के दौर में जब जदयू के साथ वो थे? उसी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली व्यवस्था पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं असित नाथ जी। क्या आप फिर से पूछिए? मेरा सवाल यह, आपने कहा ना कि बिहार में या पटना में वो व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य नली वाली जो बात आपने कही, उस मंत्रालय को इसके पहले कौन संभालता था जब आरजेडी जदयू के साथ सत्ता में थी? सुनिए, मैंने ये कहा कि सांस की नली जोड़ने वाला इक्विपमेंट, वो जो यंत्र है, वो मशीन बिहार में सिर्फ पीएमसीएच में। मैंने भी वही कहा कि ये बीजेपी की सरकार और जदयू के सरकार के दौर में नहीं है। जब जदयू और आरजेडी की सरकार थी तब भी यही हाल था, यानी ना तब बदला ना अब बदला। बहरहाल छोटा सा काउंटर करिए, उसके बाद मनीष में आपके पास आ रहा हूं। कोई सवाल ना उठाया जाए, एक काम करते हैं, छोड़ दीजिए, चलिए अकबर के शासनकाल पर ही चर्चा कर लेते हैं। नहीं, उस पे भी होगा, लेकिन आप वाले पे भी होगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ बीजेपी जदयू पर होगा, आरजेडी कांग्रेस पर नहीं होगा। आरजेडी कांग्रेस पर भी होगा, बीजेपी जदयू पर भी होगा, सब पे होगा। घटिया राजा था जी। तब आपने सवाल खड़े कर दिए होते ना कि जब आरजेडी और जदयू सत्ता में थे तब भी अव्यवस्था थी और अब भी अवस्था है। मैं कहता कि आपकी बात में दम था, लेकिन आपने आधा हिस्सा हटा दिया। जैसे आपने पटना के रेप का तो जिक्र किया, लेकिन बंगाल की घटना पर विरोध की बात कांग्रेस ने नहीं कही। कौन बंगाल की घटना का समर्थन कर रहा है जी? तो आपने बोला होता ना कि हम वहां भी लड़ रहे हैं, हम यहां भी लड़ रहे हैं, सिर्फ पटना में लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। बहरहाल मनीष पांडे जवाब देंगे। उनका ये कहना है कि भाई इतिहास में क्या हुआ उस पर न जाएं, हमें भविष्य में आना है, हमें अगले चुनाव में अगर जाना है तो मुद्दों पर जाना है, हमें अगले चुनाव में जाना है तो मुद्दों के साथ साथ जनता के भले पर जाना है। इसका जवाब क्या नमाजवाद है? कैसे समझा जा सकता है? भाजपा के लोग रेप का समर्थन करते हैं। बताइए मनीष पांडे। कश्मीर में रेप पीड़िता, सुनिए, रेप ऐसा है, राजस्थान में जब आपकी सरकार थी, प्रियंका गांधी अपना जन्मदिन मना रही थी और बगल में एक दलित पीड़िता की सामूहिक बलात्कार उसके साथ हो रहा था। एक उदाहरण ऐसे नहीं है, ऐसे हजारों उदाहरण हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं आपको बता दूं आसिफ भाई, आपको पता भी है, अरे भाई आपको पता भी है, भारत में जब भारत चाइना युद्ध हो रहा था, जवाहरलाल नेहरू ने ऑल इंडिया रेडियो में आसाम बाय बाय टाटा कह दिया था। अंतिम में देश की सेना थी जो आसाम को बचा कर ले आई। आप भूल गए शायद वो मंजर। और एक जो सेना ने बंगाल में 93,000 सैनिकों को कैद किया था, अगर आप उस समय में आप अगर पीओके पर बात कर लिए होते तो आज पीओके पर आपको और हमको बहस करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने बांग्लादेश इस दुनिया को दे दिया, हमने बांग्लादेश दे दिया। अरे भारत को कश्मीर और पीओके दे देते ना, दुनिया को आपने बांग्लादेश दे दिया और भारत का जो है उसको वही नहीं लौटाया। गजब बात कर रहे असित जी, आप बड़े वरिष्ठ आदमी हैं और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, तार्किक बातें भी आपने की, लेकिन थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं भटक रहा है। जो बात है ना, आपने दुनिया को बांग्लादेश दे दिया, इसकी हमेशा तारीफ होती है और उस वक्त की सरकार, उस वक्त के हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनकी तारीफ होती है कि उनके अंदर क्या ताकत थी। लेकिन उसी ताकत में अगर आपने कश्मीर और पीओके ले लिया होता
तो फिर दुनिया को आपने ये दिखा दिया होता कि हमने अपना लिया और पाकिस्तान को देने के बाद फिर से वो ऐसा कर रहा था तो उसको 2 टुकड़ों में बांट दिया। बहरहाल अब चूंकि नमाजवाद पर हम चर्चा कर रहे थे, ये विषय अलग बदल जाएगा। अब नमाजवाद की एंट्री, समाजवाद की एंट्री, कूड़ेदान में डालने की बात पटना में हो रही, यानी कुल मिलाकर सारी सियासत चुनाव के इर्द गिर्द है। फायदा कौन लेगा ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया असित नाथ जी आपका, बहुत शुक्रिया मनीष भाई आपका भी। तो मौजूदा दौर में सवाल इस बात का है कि समाजवाद, नमाजवाद, इसकी एंट्री तो हो चुकी है बिहार के अंदर, लेकिन परिणाम में कितना और कौन बदल पाएगा इसको अपने फैसले के हिसाब से, अपने हक के हिसाब से, अपने बयान के हिसाब से, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। नमस्कार।